नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट लाइव आइए। स्वागत है आप सभी का सफलता.com के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं SK यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। पिछली क्लास में हमने आपको एंशियंट के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में हम आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास ले आया हूं। आप उसको सॉल्व करेंगे और आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन शेयर करते हैं बच्चे। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए और फिर हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे देखिए आज की क्लास में आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपके पास लाया हूं और आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस लगेंगे। तो चलिए, रिया त्यागी, जय श्री राम बच्चे। तो वेदांत आप भी आ गए हैं। तो चलिए, आप एक बार मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको स्क्रीन दिख रही बच्चे। स्क्रीन जो आपको शेयर किया हूं, स्क्रीन आपके पास ओके वेदांत, थैंक यू। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है, ओके रिया थैंक यू, कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। तो बच्चे इस विचार के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, अर्थात आपकी सफलता तक ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। आप जब भी चाहें, जितनी बार भी चाहें, इन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और यह PDF फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए इस विचार के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन आज का, आपको बता दें कि यह मेडिवल हिस्ट्री जो है मुस्लिम हिस्ट्री है बच्चे। आज की क्लास में आपको हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब आज की क्लास में ये मेडिवल हिस्ट्री होगा, मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन होगा बच्चे। और इसमें बताएं कि मेडिवल हिस्ट्री बच्चे, हम आपको थोड़ा सा आउटलाइन बता देते हैं। मेडिवल हिस्ट्री मुस्लिम हिस्ट्री है और आप सभी जानते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर अटैक किया था, है ना। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और 25 ने इंडिया के सिंध पर 712 ईस्वी में अटैक किया था, सिंध पर अटैक किया था। और सिंध का हिंदू राजा दाहिर ये हार गया था। सिंध का हिंदू किंग दाहिर था, ये हार गया था, मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया और देन सिंध के गैर मुसलमानों से जजिया नाम का टैक्स लिया था। जजिया एक धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह कहकर कि आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा विदेशी आक्रमणकारियों से मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दो या फिर मुसलमान बन जाओ, जजिया नहीं लेंगे। तो आइदर इस्लाम और जजिया पहली बार इंडिया में सिंध के गैर मुसलमानों से लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक सीमित रहा, बाद में अरब व्यापारी मालाबार तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा जमा लिए। मालाबार केरल साइड में जब पुर्तगाली 15th सेंचुरी में इंडिया आए तो पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों को हराकर
मालाबार तटीय क्षेत्र से इनको भगा दिया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, केरल, सूरत इत्यादि पर कब्जा कर लिया था। तो कहने का मतलब मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम यह अरब के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था। यह दाहिर को दंड देने आया था, क्योंकि दाहिर सिंध का राजा देवल नामक बंदरगाह पर अरब के कई जहाजों को सिंध के लुटेरों ने, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। तो इस तरह से उन लुटेरों को दाहिर ने दंड नहीं दिया, तो दाहिर को दंड देने के लिए अल हज्जाज ने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर, सिंध पर अटैक करने के लिए भेजा। तो पहला मुस्लिम इन्वेडर यही था बच्चों। लेकिन आपको बता दें कि दूसरा मुस्लिम इन्वेडर, सेकंड मुस्लिम इन्वेडर अगर आपसे पूछा जाए तो महमूद गजनी था, या मोहम्मद गजनवी भी कहते हैं इसको, महमूद गजनी। यह अफगानिस्तान के गजनी से आया था। 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर इसने 17 दफा अटैक किया था। इसका उद्देश्य बच्चों धन लूटना, धन लूटकर एक विशाल सेना तैयार करना और फिर सेंट्रल एशिया को जीतकर उस पर कब्जा करना। यह मोहम्मद गजनवी गजनी का था। इसने भारत पर 17 बार अटैक किया था। जिस समय इसके आक्रमण स्टार्ट हुए उस समय भारत में हिंदू शाही वंश का शासन था। हिंदू शाही वंश का इंडिया पर शासन था। जब तक हिंदू शाही वंश इंडिया में स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में खड़ी रही, तब तक तो गजनवी को या मुस्लिम आक्रमणकारियों को सफलता नहीं मिली। जैसे ही हिंदू शाही वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान साइड से मुस्लिम्स भारत में प्रवेश कर गए। गजनवी ने भारत के मंदिरों को टारगेट बनाया, क्योंकि गजनवी को पता था कि इंडियन बड़े चालाक हैं, अपनी संपत्ति को छिपाकर मंदिरों में रख देते हैं, इसलिए उसने मंदिरों को टारगेट बनाया। करोड़ों की संपत्ति मंदिरों से लूटता था। उसका सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में चालुक्य शासकों ने बनवाया था। भगवान शिव की मंदिर थी, आज भी है यह। सोने की मूर्ति थी और सोना ही सोना था। यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति लूटकर यह ले गया था। गजनवी के साथ अलबरूनी नामक एक दरबारी इतिहासकार भारत आया 11वीं शताब्दी में। इसके आक्रमण के समय अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था, गजनी आया, गजनी से फिर इंडिया आया। और अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी में आकर एक किताब लिखा इंडिया पर। उस किताब का नाम है बच्चे तहकीके हिंद और किताबुल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में जिक्र किया है। यदि अलबरूनी ना आता तो शायद भारत का उस समय का इतिहास पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में जो राजा महाराजा थे अपनी तारीफ में अपने चारण कवि रखते थे, दरबारी कवि रखते थे, जो किंग की तारीफ में कविता रच रच के सुनाता, वाह वाही लेता था। तो गजनवी के आक्रमण से बच्चों भारत का बड़ा नुकसान हुआ, मंदिरों का नुकसान हुआ, धन लूट कर ले गया। इंडियन राजाओं की हकीकत पता चल गई कि इंडियन राजा छोटे छोटे किंगडम्स इकट्ठा होकर विदेशी आक्रमणकारी से नहीं लड़ पाए, और ये विदेशी आक्रमणकारी एक एक करके सभी इंडियन किंग को हराकर करोड़ों की संपत्ति गजनवी लूट के ले गया था। तो बच्चे आपको बताएं, मोहम्मद गजनवी मुसलमानों में पहला मुस्लिम रूलर था जिसने सुल्तान की पद भी लिया था। और आगे बढ़े तो तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था बच्चे। कौन? मोहम्मद गोरी। यह तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। 1175 एडी में इसका भारत पर अटैक स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनहिल वॉर की लड़ाई में 1178 में मोहम्मद गोरी हार गया था। अनहिल वॉर गुजरात में है। अनहिल वॉर में चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड ने गोरी को पूरी तरह से हराया। और बच्चे, यस बच्चे, मोहम्मद गोरी तीसरा था। रिया बिल्कुल। तो मोहम्मद गोरी तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। लेकिन आपको बताएं कि इसका उद्देश्य, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या था? यह भारत पर
अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज पावर ओवर इंडिया। भारत को जीतकर अपनी किंगडम बनाना चाहता था, लूटपाट नहीं करना चाहता था। 1191 में तराइन की फर्स्ट लड़ाई में, 1191 में द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। लेकिन उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के किंग गहड़वाल वंश के राजा जयचंद पर अटैक किया और उसकी पुत्री का अपहरण करके, किडनैप करके, संयोगिता का अपहरण करके, संयोगिता जयचंद की डॉटर थी। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था, संयोगिता का किडनैप कर लिया और फिर उससे शादी कर लिया। तो इधर पृथ्वीराज चौहान शादी में मस्त हो गया और उधर गोरी गौड़ गया, अफगानिस्तान गया। दोबारा 1192 में फिर से अटैक किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में, तराइन की सेकंड लड़ाई में बच्चे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हराया, पकड़ ले गया, 1206 में अंधा बना के इनको मार दिया था। जो भी है बड़ा डिस्प्यूटेड है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अपने किंग की तारीफ में कविता रचते थे। तो इस तरह से बच्चों जयचंद ने तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी का साथ दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरवाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ले गया पकड़कर। अगला आक्रमण 1194 में हुआ, कन्नौज के किंग जयचंद पर हुआ। 1194 में जयचंद चंदावर की लड़ाई में हार गया, मारा गया, कन्नौज पर गोरी का कब्जा हो गया। तो इस तरह से उत्तर भारत को जीतकर गोरी ने अपने गौड़ साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन भारत के शासन को चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति, सिपह सलार या सूबेदार बना के गया। 1206 में इंडिया से वापस लौट के जा रहा था, शाम का समय था, सिंध नदी के पास पहुंचा, सोचा शाम हो गई है, चलो बैठकर नमाज अदा कर देते हैं। जिस समय यह नमाज पढ़ रहा था उसी समय गक्कर या खोखर नाम के कबीले ने इस पर हमला कर दिया और यह मारा गया। मारा क्या गया, उसमें घायल हो गया। बाद में यह गौड़ पहुंचा तो इसकी डेथ हो गई थी। तो बच्चे इस तरह से गौड़ में इसकी डेथ हो गई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में गुलाम वंश की नींव डाला। तो अब आप देखिए इंडिया में पहला तुर्की साम्राज्य गुलाम वंश था बच्चे। अब अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी बच्चे। दिल्ली सल्तनत बच्चों 1206 से लेकर 1526 तक था, जिसमें पहली डायनेस्टी अगर आप देखें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं या इसको इलबारी वंश भी कहते हैं, क्योंकि 3 गुलाम थे, बाकी सब फ्री थे। 1206 से लेकर 1290 तक बच्चों गुलाम वंश का शासन था। इसका संस्थापक अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1206 में यह गुलाम वंश की नींव डाला। लेकिन 1210 में ऐबक का देहांत लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े की पीठ से गिरकर मर गया था। कई रूलर आए इसमें। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, लेकिन मुसलमानों ने इसको चलने नहीं दिया। कई सुल्तान आए, अंत में बलबन सत्ता में आया। बलबन बड़ा सख्त सुल्तान था। बलबन ने राजत्व का दैवी सिद्धांत अडॉप्ट किया, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। लेकिन बच्चे दिल्ली सल्तनत में दूसरी डायनेस्टी अगर आप देखें, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसकी स्थापना 1290 में और यह 1320 तक थी। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो बच्चे जलालुद्दीन खिलजी अगर आप देखें तो यह खिलजी वंश का संस्थापक था, अंतिम गुलाम सुल्तान
कयूमर्स को पकड़कर उसकी हत्या कर दिया और फिर खिलजी डायनेस्टी बनाई। जलालुद्दीन की हत्या करके, यानी अपनी ससुर की हत्या करके, अलाउद्दीन ने खिलजी वंश का शासन चलाया था। अलाउद्दीन भी बड़ा सख्त सुल्तान था, तमाम सिस्टम एडॉप्ट किया था। बच्चे तीसरी डायनेस्टी अगर आप में देखें, इसमें तुगलक डायनेस्टी आई। नेक्स्ट डायनेस्टी दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। आपको बताएं कि यह डायनेस्टी बच्चों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक थी और इसका संस्थापक गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन ये इस वंश का संस्थापक था। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक होगा, बलबन नहीं होगा। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। बच्चे इस तरह से चौथी डायनेस्टी सैयद वंश आई थी, सैयद डायनेस्टी। और यह डायनेस्टी अगर आप देखें तो यह डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक थी और इसका संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सलार के पद पर शासन किया, वैसे खिज्र खान ने रैयत ए आला के पोस्ट पर शासन किया। बच्चों, एक अंतिम डायनेस्टी आई थी, लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तो इस डायनेस्टी को अगर आप देखें तो 1414 से लेकर 1526 तक थी। इसका संस्थापक बच्चों बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसका बेटा सिकंदर लोधी था। सैयद वंश का वेदांत 1450 बता रहे हैं आप। 14 सैयद वंश 1320। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया ना, हमने इसको 1414 लेना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया। 1414 से 1451 होगा या 50 चल जाएगा। और यहाँ भी देखिए गड़बड़ा गया है, ये भी गड़बड़ हो गया था। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। 1451 से 1526 तक। बिल्कुल सिकंदर लोदी का बेटा बच्चे, रिया, बिल्कुल सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। अब देखिए इब्राहिम लोदी गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी की हत्या करके पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाला। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई, गुलाब, खिले, तो सोंग, लो, महक, है ना। एक फार्मूला है, ये फार्मूला है गुलाब, खिले, तो सोंग, लो, महक। अब आप देखिए, गुलाब का मतलब बच्चे गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो का मतलब तुगलक वंश, सूंघ का मतलब सैयद वंश, लो का मतलब लोधी वंश, महक का मतलब मुगल वंश। तो ये है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम इसी दिल्ली सल्तनत पर डिस्कस करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, दिख रहा है ना। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था? ओके वेदांत, जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। Who was the first ruler of Ghazni who assumed the title of Sultan from the Caliph and became the first ruler to be called Sultan? बिल्कुल बच्चे रिया, इस लाइन से बिल्कुल याद रहेगा, गजनी का वह कौन सा प्रथम शासक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है बच्चे, जिसके बारे में बताया आपको। बिल्कुल रिया, 1001 से 1027 के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला। तो इस तरह से पहला सुल्तान, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों में पहला सुल्तान है ये। उस समय खलीफा जानते हैं, खलीफा, हेड ऑफ इस्लाम रिलीजन, हेड ऑफ इस्लाम
रिलीजन, इस्लाम धर्म के गुरु को खलीफा कहा जाता था और इस समय खलीफा अल कादिर बिल्लाह था बच्चे। इस समय खलीफा अल कादिर बिल्लाह, यह इस समय खलीफा था। जबरदस्ती इसने खलीफा से मान्यता ले लिया, सुल्तान की पदवी धारण कर लिया। तो बिल्कुल बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, बताएं महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 या 1001 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑल द इन्फ्यूजेस ऑफ मोहम्मद गजनी between 1000 to 1026 which was the most important? वेदांत के आंसर्स आ गए, रिया के भी आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। गजनबी के सभी आक्रमणों में बच्चों आप दोनों सही आंसर बताएं। परमजीत आप भी बताते रहिए। तो इन सभी में से अगर आप आंसर सी पार्ट लगाओगे बिल्कुल सही आंसर है। 1025-26 में 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर किस देवता का को डेडिकेटेड था, तो शिवा टेम्पल था बच्चे। और किसने बनवाया था? चालुक्य शासकों ने बनवाया था। चालुक्य भोले बाबा जी का, बिल्कुल चालुक्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सी पार्ट है। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना या मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। What was the purpose of the Mahmud Ghaznavi's invasion of India? तो बच्चे जल्दबाजी नहीं करो, ऑप्शन पहले पढ़ो और फिर आंसर दो, है ना। वेदांत के आंसर सही है और बाकी रिया के भी आंसर गलत हो गए हैं और परमजीत आपके भी आंसर गलत हो गए हैं। हमने इसके बारे में बताया था, फिर से एक बार ट्राई करो कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए बच्चे, हमने आपको बताया था साम्राज्य विस्तार के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। आंसर डी पार्ट सही है, टू गेट मनी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। बच्चे हमने आपको बताया था साम्राज्य विस्तार के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इंडिया एक बड़ा वास्ट कंट्री था जहां के लोग मंदिरों को अपना ट्रस्ट समझते थे, मंदिरों में सारी संपत्ति रख देते थे। इसलिए बच्चे गजनवी ने मंदिरों को टारगेट किया था, मंदिरों को लूटा, है ना। करोड़ों की संपत्ति बच्चे सोमनाथ मंदिर से लूट के ले गया था, ये भी बताया था हमने आपको। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देखें। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ए किताबुल खिराज, बी किताबुल हिंद, सी किताबुल रहला। इनमें से सभी which important book was composed by the scholar Al-Biruni who came to India at the time of Mahmud Ghaznavi's invasion on India? तो भाई वेदांत के आंसर्स बिल्कुल सही निकल रहे हैं सारे। रिया, देखिए बच्चे आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। किताबुल हिंद ये किताब है, अरबी भाषा में लिखी है इसने। इस किताब को एक नाम और देते हैं बच्चे, तहकीके हिंद भी कहा जाता है। इस बुक को तहकीके हिंद भी कहते हैं या इसको ये भी कहते हैं मिरर ऑफ
11th सेंचुरी इंडिया, 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण भी कहा गया है। क्यों? अगर ये अलबर्नी इंडिया ना आता तो शायद, यदि अलबर्नी इंडिया ना आता तो शायद इस समय बच्चों भारत के बारे में कुछ भी पता न चल पाता। भारत की सामाजिक, भारत की आर्थिक, भारत की राजनीतिक इत्यादि कंडीशंस के बारे में इस किताब में इसी विद्वान ने लिखा बच्चे। तो 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मिरर ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया, अलबर्नी ने 11वीं शताब्दी में लिखा। चलिए एक और क्वेश्चन आप देखें नेक्स्ट। बच्चों पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, जिसे आज की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। बिल्कुल परमजीत के आंसर बिल्कुल सही है, और इस बार वेदांत के आंसर गलत हो गए हैं, और कोई बात नहीं, चलिए आंसर मैं बता देता हूं। पर्शियन लगाइएगा, याद रहेगा दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, यानी फारसी। अरबी भाषा में अलबर्नी का ग्रंथ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का मतलब इंडिया में जिस सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, उस सल्तनत की दरबारी भाषा पर्शियन यानी फारसी थी। बच्चे मेडिवल इंडिया में अगर आप देखें तो मुगल वंश, इनकी भी दरबारी भाषा बच्चे पर्शियन थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की भी, दिल्ली सल्तनत जो अभी पीछे आपको बताए थे, इनकी भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, दोनों फारसी में थी। हाँ, मान लीजिए अगर दिल्ली सल्तनत की पूछ लें, अगर दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज आपसे पूछ लें और उसमें पर्शियन न दिया हो तो अरबी नहीं लगाना, दिल्ली सल्तनत की उस कंडीशन में तुर्की लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पर्शियन न दिया हो तो तब दिल्ली सल्तनत की तुर्की भाषा लगाइए। इन दोनों में से पर्शियन पहला चॉइस होगा, ना दिया हो तुर्की लगाएंगे, और लेकिन मुगलों की पर्शियन कोड लैंग्वेज थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय होम? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी सिकंदर लोदी ने। परमजीत बिल्कुल सही है बच्चे आपका। रिया आपके भी आंसर सही है, क्या बात है, रिया के भी आंसर सही है, परमजीत का भी आंसर सही है। वेदांत के आंसर नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। तो डी पार्ट आप दोनों ने बताए हैं, आप दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। आगरा सिटी 1504 में आगरा शहर स्थापित किया था, और आगरा पहली बार दिल्ली सल्तनत में कैपिटल बनी थी। यह सिकंदर लोदी ने कैपिटल के रूप में इसको बसाया था। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम आगरा को कैपिटल किसने बनाया, तो बच्चों सिकंदर लोदी ने पहली बार आगरा को कैपिटल के रूप में बसाया था। ठीक है, और बाकी तो ऐसे सिकंदर लोदी बड़ा सख्त सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? या ऐसा भी लिखा जाता है चौगान पोलो को कहते हैं। कौन सा सुल्तान था जिसका देहांत पोलो खेलते हुए घोड़े के पीठ से गिरकर हुई? प्रिया ओके, परमजीत का आंसर सही है। ओके, परमजीत का आंसर सही है। बस ऑप्शन इंग्लिश में देख देते हैं। Who among the following was the Sultan of Delhi Sultanate died while playing Chaugan?
ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बच्चे ऑप्शन ए पार्ट लगाए हैं परमजीत ने, उनके सही है। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में लाहौर में चौगान खेल रहा था, घोड़े के पीठ से गिरकर मरा था। 1210 में लाहौर में, यहीं पर इसका देहांत हो गया था। और इसका टॉम्ब अगर आपसे पूछें, ऐबक का मकबरा, यह लाहौर में है बच्चों। ऐसा एकमात्र रूलर है जो पोलो खेलता हुआ घोड़े के पीठ से गिरकर मरा था। ठीक है। बाकी हुमायूं एक मुगल वंश में राजा था, बाबर का बेटा। हुमायूं का नाम सुना हो अगर, हुमायूं ऐसा मुगल बादशाह था बच्चे, सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी इसकी, सीढ़ियों से गिरकर मरा था। बाबर का बेटा हुमायूं डाइड फॉलिंग ऑफ ऑन द स्टेयर्स ऑफ शेर मंडल पुस्तकालय दिल्ली में है। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क was built by whom? ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सी अल्तुतमिश के द्वारा, या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। वेदांत का आंसर आ गया, सही है। रिया एक बार फिर अटेम्प्ट करो, आपका आंसर गलत लग रहा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अभी विवाद चल रहा है बच्चे, खूब न्यूज में आ रहा है इस समय, दिल्ली में है। और यहां पर पहले शिव टेम्पल था। बिल्कुल रिया, अब आपका आंसर सही है। इस समय बड़ा विवाद चल रहा है ना, कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जहां पर शिव, गणेश जी, जैन मुनि के चित्र मिले हैं, मूर्तियां बनी पड़ी हैं, है ना। तो ये पार्ट करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे देखिए कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। आप देखिए कुतुब मीनार का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुतुब मीनार अगर आप देखें तो इस तरह इस शेप में है, ऊपर सिकुड़ गया है, नीचे काफी चौड़ा है, ऊपर सिकुड़ता गया है। कुतुब मीनार का एक्सक्यूज मी, इस ग्राउंड फ्लोर को ऐबक ने बनवाया था। इसके ऊपर बच्चे 1, 2 और 3 इतने मंजिले इल्तुतमिश ने बनवाए थे। और इसके ऊपर ये टॉप फ्लोर जो था, इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया था। तो बच्चे पहला वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा, तीसरा, चौथा इल्तुतमिश, फिर पांचवा फिरोज तुगलक ने बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो बिल्ट बाई ऐबक लगाना है। और कंप्लीट किसने कराया अगर पूछे कंप्लीटेड बाई, तो कंप्लीटेड बाई इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछे फिफ्थ स्टोरी किसने बनवाया, तब फिरोज तुगलक होगा। बिल्कुल बच्चे, इसका कंस्ट्रक्शन ऐबक ने 1192 में स्टार्ट किया था, तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9th क्वेश्चन। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? The first battle of Tarain 1191 took place between which of the following? तो भाई आपका आंसर आ गया है, रिया का आंसर है शायद, हाँ रिया का आंसर आ गया है। आंसर में पढ़ लेते, अलाउद्दीन खिलजी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद शाह पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो बच्चे ये आंसर तो सभी का सही है, वेदांत ने भी सही दिया है, रिया का भी आंसर सही है, और परमजीत का भी आंसर सही आया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब तीनों लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। मोहम्मद गोरी यानी बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताएं कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की फर्स्ट लड़ाई में
मोहम्मद गौरी को हराया था। बिल्कुल बताए बच्चे, तभी तो याद रहेगा ना, इसीलिए बता देते, थोड़ा एक ओवरव्यू कर देते हैं ना आपको। तो तराइन में 2 लड़ाई लड़ी गई थी, 2 क्या 3 लड़ाई थी वैसे तो। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वी चौहान जीता था। मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हराया था। एक और लड़ा गया था 1215 में था, तीसरी लड़ाई तराइन की। पानीपत नहीं, तराइन है ये। इल्तुतमिश जीता था इसको। इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन एल्दौज को हराया था। ताजुद्दीन एल्दौज, ये गजनी का था। 3 लड़ाई तराइन में था, 1 2 3। ऐसे पानीपत की भी 3 लड़ाई हैं, आगे बताएंगे आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें और बताइए 10th का आंसर। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वाह वेदांत, बिल्कुल सही है। Which of the following खिलजी rulers killed his father-in-law to sit on the throne of Delhi? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने। तीनों लोगों ने आंसर सही बताया है। सी गियासुद्दीन बलबन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बिल्कुल सही है बच्चे, डी पार्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या, जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और खिलजी वंश का सबसे पावरफुल किंग है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल बाहर से भारत पर आक्रमण किए थे। सबसे अधिक बार भारत पर मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, यानी ही कंट्रोल्ड द मार्केट एंड फिक्स्ड द प्राइसेस। बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बच्चे अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया है, पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? Whose daughter was रजिया सुल्तान? वेदांत का आंसर आ चुका है और बिल्कुल करेक्ट है। रिया का आंसर गलत हो गया है, परमजीत का आंसर सही है। ऑप्शन देख लीजिए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन बलबन। तो रिया बच्चे ए पार्ट करेक्ट है। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया, शी वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। यह है बिल्कुल बच्चे, रजिया 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। फर्स्ट लेडी रूलर यही थी। इंडिया की प्रथम महिला शासिका थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया को सफल नहीं होने दिया। रजिया सबसे ताकतवर लेडी थी, लेकिन उसको सफल नहीं होने दिया, क्योंकि वह एक महिला थी, पुरुष पोशाक में दरबार में आती थी। दरबारी सब पुरुष थे और वे रजिया के सामने सलाम करने के लिए सिर नहीं झुकाते थे। इससे एक सुल्ताना का अपमान होता था। रजिया को हटा दिया, धोखे से मारा। लीजिए 12th क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्टेड जनरल टू लुक आफ्टर कॉन्कर्ड टेरिटरीज? ओके, वेदांत का आंसर भी आ गया, रिया का भी आंसर आ गया है, और इसमें से वेदांत का आंसर सही है। रिया एक बार और प्रयास करिए आप।
अपने किस विश्वस्त व्यक्ति को जनरल बना के गया था? परमजीत का आंसर भी सही है। तो बच्चे देखिए रिया, इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट है। सी पार्ट यानी इल्तुतमिश, सॉरी सी पार्ट यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के गया था, है ना। गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक था। और हमने आपको बताया इसने दिल्ली सल्तनत में स्लेब डायनेस्टी की स्थापना किया था। इसका गुलाम यानी इसका गुलाम इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। और बच्चे इसका गुलाम बलबन था। तो गुलाम वंश में तीनों गुलाम सुल्तान हैं। गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। बस तीन गुलाम थे, बाकी सब फ्री थे, है ना। इसलिए गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं या मामलुक वंश भी कहा गया है। 13th में आप देखें किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। हुज रेन सॉ द मोस्ट मंगोल इन्वेजन्स? तो परमजीत, ओके, परमजीत बी पार्ट, ओके, रिया सी पार्ट बता रही हैं और वेदांत बी पार्ट बताए हैं। तो बच्चे बी पार्ट करेक्ट होगा। मंगोल बाहर से आते थे बच्चे। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक बार 8 बार मंगोलों ने अटैक किया था। यस बच्चे, 8 टाइम्स। भारत पर मंगोलों ने 8 टाइम्स अटैक किया था, और इनका मतलब था लूटपाट कर भाग जाना। यह चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाते, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत पर अटैक करते, लूटपाट कर चले जाते, आगजनी करके चले जाते। पहला मंगोल आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश के समय में आया था। फर्स्ट मंगोलियन अगर आपसे पूछा जाए, भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल बच्चे, मंगोलिया एक देश है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। उसी तरफ से मंगोल कबीले थे, ट्राइब्स थे। ये कबीले थे, बारबरस थे, लूटपाट करने वाले थे। इनका कहीं कोई किंगडम नहीं था। जहां कमजोर देखते वहीं पर ये लोग अटैक कर देते। लेकिन फर्स्ट मंगोल इन्वेडर इंडिया पर 1221 में आया था, लेकिन इसका किंगडम था चंगेज खान। ये पहला मंगोल आक्रमणकारी था, और यह इल्तुतमिश के समय में भारत की सीमा तक अटैक किया था। इल्तुतमिश के टाइम में पहला मंगोल इन्वेडर इंडिया की बॉर्डर पर अटैक किया था। इल्तुतमिश इसकी शर्त मान गया और यह वापस चला गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चे। चलिए बताइए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? हु डिफीटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? ऑप्शन रिया का आ गया है बच्चे, ओके। तीनों लोगों ने सही आंसर बताया है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनवी को हराया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो तीनों लोगों के आंसर डी पार्ट हैं और बिल्कुल सही है। 1192 की बात है, 1192 में। तो ये आंसर भी आप लोगों का, तीनों लोगों का सही है। जिस तरह से तराइन में 3 लड़ाई लड़ी गई थी, इसी तरह पानीपत में बच्चे 3 लड़ाई है। पानीपत की भी 3 लड़ाई है। पहली लड़ाई पानीपत में 1526 में थी। बाबर ने
इब्राहिम लोदी को हराया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1556 में थी। इसमें मुगल किंग अकबर ने हेमू को हराया था। और तराइन की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने, यह अफगानिस्तान का था, अहमद शाह अब्दाली यह अफगानिस्तान का था बच्चों, ने मराठों को हराया था। तो इसमें मराठे हार गए थे। तो पानीपत में 3 लड़ाई, पहले में बाबर ने इब्राहिम को हराया, दूसरे में अकबर ने हेमू को हराया, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का गौड़ का था। ये बच्चे अहमद शाह अब्दाली गौड़ का नहीं, अफगानिस्तान कह सकते हैं, पूरा अफगानिस्तान ईरान इसके अंडर में था। गौड़ तो गोरी था। ये फिल्म भी है। मराठों को हराने के लिए इंडिया के कई लोगों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। गौड़ के रहने वाले थे। गौड़ के तो ना कहिए, क्योंकि गौड़ इसके समय में गौड़ नष्ट हो गया था। आप यूं कह सकते हैं गौड़ अफगानिस्तान में ही है ना, तो आप कह सकते हैं वहीं का था। लेकिन गौड़ का जिक्र इसके समय में नहीं होता है, इसको दुर्रानी कहते हैं, अहमद शाह दुर्रानी। यस बच्चे, मोहम्मद गोरी गौड़ का था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो था यह दुर्रानी था। इसके अंडर में ईरान भी था, अफगानिस्तान भी था, सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा पार्ट था। चलिए, वेदांत ने 15th का आंसर भी बता दिया है, आप सब भी पढ़ें और बताएं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित किया? बिटवीन 1329 and 1330, who introduced the token currency in the form of a copper coin as evidence by it? तो तीनों लोगों के आंसर आए हैं और तीनों लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताए हैं, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही आप तीनों लोगों ने बताया है। बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तो बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का किंग था। इसको दिल्ली सल्तनत में पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा गया है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फुलिश कहा गया है और सनकी भी कहा गया है। बड़ा विवादित सुल्तान था। जितनी भी नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने अडॉप्ट किया था, सारी की सारी नीतियां फ्लॉप हो गई थी। इसकी एक भी नीति सफल नहीं हो पाई थी। इसकी नीतियां फेल हो जाने की वजह से इसको पागल भी कहा गया, पूरा पागल, आधा पागल, विवादित सुल्तान इत्यादि नामों से पुकारा गया है। बच्चों, हम आपको बताएं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसकी सारी नीति फ्लॉप हो गई थी। जैसे इसने राजधानी चेंज करके दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर वापस ले आया दिल्ली, और इसने टोकन करेंसी चलाया। लोगों ने अपने घरों में पड़े पुराने बर्तनों को गलाकर घर में ही सिक्के बनाने लगे। परेशान हो गया तो वापस ले लिया। इसने इसने जो है गंगा दुआब में लगान बढ़ा दिया। लगान उस समय बढ़ाया जब अकाल पड़ा था। अकाल से लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे। तो इस तरह सारी की सारी पॉलिसीज की फ्लॉप हो गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन। 16th में दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल वेदांत बताएं। वेदांत, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Which Sultan of Delhi has been described by historians as the mixture of opposite elements? परमजीत, बिल्कुल सही, आप तीनों लोग बताएं। सी पार्ट मोहम्मद बिन तुगलक आंसर करेक्ट है।
यानी तीनों लोगों के आंसर सही हैं। विरोधी तत्वों का मिश्रण था इसमें, विरोधाभास था बच्चे, मिक्सचर ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स। तो यह भी कहा गया इसको, इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सारी पॉलिसी फ्लॉप हो गई थी। इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर दक्षिण में दो किंगडम आए थे। हरिहर फर्स्ट बुक का फर्स्ट ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की नींव डाला था। इसकी कमजोरी का ही फायदा उठाया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप देखें, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of Lodi dynasty? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। यह भी आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं सही, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। रिया, तो बच्चे देखिए बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, इब्राहिम लोधी। बी पार्ट सभी के आंसर करेक्ट हैं। और आप जानते हैं बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। यह लोधी वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोधी जानते हैं जमीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। ऐसा एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो जमीन पर बैठता था। और यदि उसके दरबारी रुष्ट होकर घर चले जाते तो यह उसके घर जाता, उन्हें मनाता, नहीं मानता तो अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैर में रख देता था। बेहद उदार प्रवृत्ति का सुल्तान बहलोल लोधी था। तो सिकंदर लोधी बल्कि सख्त सुल्तान था, लेकिन बहलोल बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का था। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर से पानीपत की पहली लड़ाई में हार गया और वह मारा गया था। तो लीजिए अगला क्वेश्चन। फर्स्ट था बहलोल, बिल्कुल बच्चे। रिया, पहला बहलोल लोधी था। 1414 से 1489 तक था। दूसरा सिकंदर लोधी था। 1489 से 1517 तक था ये। और तीसरा इब्राहिम लोधी था। 1517 से 1526 तक था। तीन थे ये लोधी वंश, तीन शासक थे इसमें। फोर्टीन 14 से 1526 तक। और इस वंश के सभी शासक ये लोग अफगान्स थे बच्चे। ये सभी रूलर अफगान्स थे। तो चलिए 18th का आंसर रिया बताई है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? टू हुम वाज द इनाम लैंड गिवन? ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी मनसबदार को, सी पैतृक राजस्व संग्रह को, डी कुलीन को। वेदांत और परमजित दोनों के आंसर सही हैं। ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों स्कॉलर्स और रिलीजियस पर्सन को दिया जाता था इनाम, जमीन स्कॉलर्स और रिलीजियस पर्सन को दिया जाता था। यानी उनके द्वारा किए गए राज्य की सेवा के लिए इनाम दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। 19 में देखें बच्चे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ रूल इन दिल्ली। बिल्कुल रिया, बिल्कुल परमजीत का भी सबका सही है। तो ए रजिया सुल्ताना, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो इस तरह से रजिया भारत की पहली महिला शासिका थी। लेकिन आपको बताएं कि रजिया 40 तुर्क दरबारियों के चंगुल में फंस गई और 40 तुर्क दरबारी रजिया को बाहर निकलने नहीं दिया। रजिया का अंत में कत्ल कर दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? Who was the Sultan of Delhi defeated the South Indian kings? A. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. नसरुद्दीन खुसरो शाह, सी. अलाउद्दीन खिलजी या डी. जलालुद्दीन? परमजीत के आंसर सही है। परमजीत का आंसर सही आया है और वेदांत का भी आंसर सही आया है। रिया बच्चे सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका आपको बताएं, इसका सेनापति था मलिक काफूर। बिल्कुल बच्चे, मलिक काफूर। और आप जानते हैं मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने काठियावाड़ से जीत कर लाया था। काठियावाड़ गुजरात में है। इसको 1000 दिनारी कहा गया है। 1000 दिनारी इसको कहा गया है। दरअसल इसको 1000 दिनार, दिनार अरब की करेंसी है, तो 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खान नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होगा बच्चे। अपने सेनापति इसको बनाया था। इसका सेनापति था 1307 से 1313 के बीच में। इसी ने दक्षिण भारत के 4 हिंदू किंगडम्स को जीता था। दक्षिण में 4 हिंदू किंगडम थे, एक था देवगिरी, इन चारों को जीत लिया था देवगिरी। बच्चे यहां यादव डायनेस्टी थी। यादव डायनेस्टी का किंग रामचंद्र देव को हराया। द्वार समुद्र को भी जीता। द्वार समुद्र में अगर आप देखें तो यहां पर होयसल वंश था, इस वंश के किंग को भी हराया। तीसरा है काकतीय डायनेस्टी, वारंगल में थी। वारंगल आज तेलंगाना में है। यहां पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश का शासन था यहां पर, इसको भी हराया। और चौथा मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में, यहां पर पांड्य डायनेस्टी था। तो ये 4 डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी। इन चारों को हराया, लेकिन इनको दिल्ली में शामिल नहीं किया। इन डायनेस्टीज के अंडर में रहने दिया। इनसे लगान लिया था, इनसे सालाना लगान लिया था। तो ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत को जीता, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इन डायनेस्टीज के हाथ में रहने दिया और उनसे लगान लिया। ये गलती मोहम्मद बिन तुगलक कर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक क्या गलती किया? उसने दक्षिण के इन 4 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और यहां पर मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब आप देखिए, दक्षिण के चारों हिंदू किंगडम्स थे, यहाँ के गवर्नर मुसलमान बना दिए गए। हिंदू, सारे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह करने लगे और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर शरीयत लगा दिया। शरीयत का मतलब मुस्लिम लॉ लगा दिया, जिसके खिलाफ दक्षिण के हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सफलता नहीं मिली, जबकि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली थी। तो बच्चे इसका आंसर यही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बताइए, परीक्षा में सफलता है तो पढ़ें सफलता.com की मासिक करंट अफेयर्स। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, एसएससी रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई बैंकिंग, यूपी पीएससी बीपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण सामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह, सभी खंडों के नए और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करंट अफेयर्स के साथ महत्वपूर्ण जीके फैक्ट्स की लिस्ट में टेबल फॉर्मेट। ओके, आज ही डाउनलोड करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो बच्चे करंट अफेयर्स की बुक है। तो बस आज इतना ही है। आज की क्लास में बच्चे बस इतना ही है। अगले सेशन में जब मुलाकात होगी तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पहले समझाएंगे, फिर इन क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। ठीक है,
आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और बच्चे अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सब लोग एप्लीकेशन पर जा करके एक बार हमारे एप्लीकेशन पर अपना रिव्यू अवश्य दें, 5 स्टार्स देना बच्चों। परमजीत थैंक यू, रिया ओके थैंक यू, एंड वेदांत थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, ओके बाय वेदांत, थैंक यू वेदांत, परमजीत थैंक यू, रिया थैंक यू। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। ओके बाय, थैंक यू।